आज इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है शैलेंद्र कुमार की किताब वोक भारत, अ सैटिरिकल जर्नी थ्रू इंडियाज आइडियोलॉजिकल बैटल्स। इसके कुछ बेहद दिलचस्प अंशों पर आज बात करेंगे। जी। ये किताब जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, व्यंग्य का सहारा लेती है आज के भारत में जो विचारों का टकराव चल रहा है उसे देखने के लिए, खास तौर पर जिसे आजकल वोकनेस कहते हैं, उसके आसपास जो बहसें हैं। हाँ बिल्कुल, वोकनेस आजकल काफी चर्चा में है। तो आज हमारा मकसद है कि इन अंशों से समझें कि भारत के अलग अलग हिस्सों में, मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस में, त्योहारों में, बॉलीवुड में, यहाँ तक कि गांवों में भी ये विचारधाराएं कैसे टकरा रही हैं। जी। जैसा स्रोत हमें दिखाता है, हम यहाँ कोई साइड नहीं ले रहे, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि स्रोत का नजरिया वो व्यंग्यात्मक है, सैटिरिकल। इसका मकसद कोई सीधा साधा जवाब देना नहीं है, बल्कि उलझनों को, विरोधाभासों को सामने लाना है। अच्छा। हाँ, मतलब नियत और नतीजों के बीच जो फर्क होता है, विचारों को जमीन पर उतारने में जो मुश्किलें आती हैं, और कभी-कभी जो अनप्रत्याशित परिणाम निकल आते हैं, उन पर ये रोशनी डालता है। स्रोत काल्पनिक किरदारों और घटनाओं का इस्तेमाल करता है, लेकिन उनके जरिए असली सामाजिक बहसों को पकड़ता है। दिलचस्प। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अकादमिक दुनिया से। स्रोत इसे विचारों का अखाड़ा जैसा दिखाता है। दिल्ली की कास्ट अवेयरनेस 2.0 समिट अध्याय 1 में और जेएनयू कैंपस अध्याय 3 में माहौल काफी गर्म लगता है वहां। हाँ बिल्कुल, गहमा गहमी वाला माहौल। और किरदार भी बड़े मजेदार हैं। हाँ। एक तरफ है अर्जुन दलित, येल से पढ़े हैं, स्टार्टअप चलाते हैं, और वो उपनिवेशवाद के नाम पर जो विद्रोह होता है ना, उसे शक से देखते हैं। हाँ, उनका नजरिया थोड़ा हटके है। दूसरी तरफ प्रिया ब्राह्मण है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो एक अच्छी एलाय, मतलब सहयोगी दिखें, जिसे परफॉर्मेटिव एलायशिप भी कहते हैं आजकल। हाँ। और फिर है रमेश जाटव, बिल्कुल जमीनी आवाज। उन्हें तो सड़क, पानी जैसी चीजों की फिक्र है। और यहीं पर स्रोत का व्यंग बहुत तीखा हो जाता है। इन्हीं किरदारों के जरिए वो सिद्धांत और जमीनी हकीकत के बीच की खाई दिखाता है। रमेश जाटव का वो सवाल याद है कॉन्फ्रेंस में? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या ये बड़ी बड़ी बातें मेरे गांव तक सड़क पहुंचाएंगी या पीने का साफ पानी देंगी? ये सवाल जैसे पूरी अकादमिक बहस को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। हाँ, वो सवाल तो पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है, बिल्कुल। और प्रिया ब्राह्मण का किरदार, उसके जरिए स्रोत परफॉर्मेटिव एलायशिप, मतलब वो दिखावटी समर्थन, उस पर निशाना साध रहा है ना। जी हाँ। क्या ये वाकई व्यवस्था बदलने की कोशिश है या बस अपने सोशल सर्कल में अच्छी इमेज बनाने का तरीका है? स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और फिर वो दूसरी बहस भी है, उपनिवेशित ज्ञान बनाम स्वदेशी ज्ञान, जैसे अर्जुन दलित और डॉक्टर शुक्ला के बीच अध्याय 1 में, या फिर जेएनयू में डॉक्टर काव्या शर्मा जो हार्वर्ड से लौटी। हाँ, वो सिलेबस को डीकोलोनाइज करना चाहती हैं। जी। और उनके सामने है अनुभवी प्रोफेसर विक्रम सिंह जो अकादमिक अनुशासन के हिमायती हैं। तो स्रोत ये सवाल उठाता है, क्या पश्चिम से आए सिद्धांत ही यूनिवर्सल हैं? क्या वही अंतिम सत्य हैं, या हमें अपने संदर्भों में, अपनी जड़ों में समाधान खोजने होंगे? और इस सब के बीच फंसा हुआ है छात्र अमित पटेल, अध्याय 3 में। वो इन सारी विचारधाराओं के शोर में अपनी समझ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये भी दिलचस्प है कि स्रोत उसकी स्ट्रीट यूनिवर्सिटी का जिक्र करता है। हाँ, वो सुरक्षा गार्ड रमेश के साथ उसकी बातचीत। हाँ, उससे उसे वो व्यवहारिक ज्ञान मिलता है जो शायद क्लासरूम में नहीं मिल रहा। जी, वो स्ट्रीट यूनिवर्सिटी वाला हिस्सा बहुत अहम है। स्रोत जैसे कह रहा हो कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों या कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों की बातचीत में भी है। और विडंबना देखिए, क्या ये डीकोलोनाइजेशन पर बहस हो रही है एक ऐसी इमारत में जो खुद ब्रिटिश राज की निशानी है, या फिर डिजिटल एक्टिविज्म पर इतना जोर है जबकि रमेश के गांव में शायद बिजली भी ठीक से नहीं आती। ये विरोधाभास, यही तो स्रोत की खासियत है। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। चलिए अब अकादमिक गलियारों से निकलते हैं, संस्कृति और परंपरा के मैदान में चलते हैं। स्रोत हमें ले जाता है चंडीगढ़ के गोल्फ क्लब। वहां चल रही है प्रगतिशील त्योहार उत्सव समिति की बैठक, अध्याय 2। हाँ। और फिर एक काल्पनिक गांव है वोकपुर। वहां समावेशी त्योहार सुधार पहल चल रही है, अध्याय 5। जी। यहाँ भी किरदारों का जमघट है, अलग अलग विचारों वाले। अनन्या सिंह है, सुएस से पढ़ी हैं, त्योहारों को डीकोलोनाइज करना चाहती हैं। राहुल खन्ना है, आईआईएम ग्रेजुएट, वो नैतिक त्योहारों का बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। अच्छा। नैतिक त्योहारों का बिजनेस? हाँ बिल्कुल। फिर पारंपरिक सोच वाली मीरा पटेल हैं,
गांव की सरपंच हैं लक्ष्मी देवी, जो बहुत प्रैक्टिकल है, और इन सब के बीच हैं तरुण मेहता, जेएनयू से निकले शहरी सुधारक, और अनीता सिंह, गांव की टीचर। अनीता शायद दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ टकराव साफ दिख रहा है। परंपरा को बचाने वाले जैसे मीरा या लक्ष्मी देवी, और उसे सुधारने वाले जैसे अनन्या और तरुण। स्रोत क्या कह रहा है इस पर? क्या परंपराएं खुद बदलती हैं या बाहर से धक्का देना जरूरी है? स्रोत यहां भी कोई सीधा जवाब नहीं देता, वो बस इस तनाव को और उभारता है। अध्याय 2 में डॉक्टर सुरेश गुप्ता हैं, वो इसे जैविक विकास बनाम थोपे गए सुधार कहते हैं। उनका तर्क है कि समाज धीरे धीरे खुद बदलता है, बाहर से लाए गए बड़े बदलाव अक्सर जमीन पर टिक नहीं पाते। और वोकपुर अध्याय 5 में पारंपरिक होली और जेंडर न्यूट्रल होली एक साथ मनाई जा रही है। ये इसी कश्मकश को दिखाता है। और फिर वो राहुल खन्ना का कॉन्शियस सेलिब्रेशन स्टार्टअप, वोक होली कलर्स, इको फ्रेंडली मूर्तियां, एलईडी दिए। स्रोत यहाँ चेतना के व्यावसायीकरण पे सवाल उठा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। कमर्शियलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या सामाजिक बदलाव और नैतिकता को इस तरह पैक करके बेचा जा सकता है? क्या इससे असल मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। वाकई, क्या ये सच में चेतना जगा रहा है या बस एक और नया बाजार बना रहा है? और स्रोत बार बार सिद्धांत और अनुभव के अंतर को दिखाता है। जैसे वोकपुर में शहरी सुधारक तरुण मेहता से पूछा गया सवाल, क्या तुमने कभी गांव में होली खेली है? हाँ, ये सवाल बहुत कुछ कहता है। ये शहरी नजरिए और गांव की हकीकत के बीच की दूरी को एकदम साफ कर देता है। बिल्कुल। और ये भी कि अक्सर जिनके लिए सुधार की बात हो रही है, उनकी अपनी आवाज तो उस बहस में होती नहीं। स्रोत का व्यंग यहाँ भी कमाल का है। वोकपुर जैसा नाम, या फिर गोल्फ क्लब में बैठकर गरीबों के त्योहारों पे चर्चा करना। हाँ, विडंबना तो है। अनीता सिंह, गांव की टीचर, वो थोड़ी उम्मीद जगाती हैं। ऐसा लगता है कि वो शायद बाहरी विचारों और स्थानीय जरूरतों के बीच कोई संतुलन बना सकती हैं। सही कहा। वो पात्र दिखाता है कि शायद रास्ता कहीं बीच में है, जहां बाहरी ज्ञान और स्थानीय समझ मिल सकें। अच्छा, तो अकादमिक और सांस्कृतिक दुनिया से आगे बढ़ते हैं मीडिया और बाजार की तरफ। स्रोत हमें बॉलीवुड की पहली सामाजिक रूप से जागरूक सुपरहीरो फिल्म दिखाता है, वोक हीरो। अध्याय 4, इसकी मेकिंग जी। और फिर एक प्राइम टाइम टीवी डिबेट है, वोक इंडिया बनाम भारत। अध्याय 6 उसके सेट पर ले जाता है। हाँ, यहाँ भी किरदारों के जरिए कहानी आगे बढ़ती है। आरव कपूर है स्टार किड, वोक सिनेमा का नया चेहरा बनने की कोशिश में। स्नेहा मेहता है प्रैक्टिकल प्रोड्यूसर, उसे बॉक्स ऑफिस की भी चिंता है। राजेश गुप्ता हैं पुराने सिनेमाटोग्राफर, उन्हें कला की ज्यादा परवाह है। और टीवी डिबेट में नेहा गुप्ता है एनडीटीवी की पत्रकार। उनका झुकाव प्रगतिशील विचारों की तरफ है। और दूसरी तरफ विवेक शर्मा है, राष्ट्रवादी यूट्यूबर। वो परंपरा और स्वदेशी समाधानों की बात करते हैं। तो वोक हीरो वाली कहानी, उसमें स्रोत वोक कैपिटलिज्म की परतें खोल रहा है। सही कहा। हाँ, बिल्कुल। कैसे सामाजिक मुद्दों को भुनाकर पैसा कमाया जा सकता है। आरव का विजन, स्नेहा की बाजारू समझ, फिल्म के साथ वो एथिकल मर्चेंडाइज बेचने का प्लान। जी हाँ। स्रोत दिखाता है कि कैसे अच्छा दिखने और अच्छा करने का दावा करने वाली चीजें भी आखिर में मुनाफे के खेल का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब फिल्म का फोकस ग्रुप टेस्ट होता है, हाँ, क्या होता है? पता चलता है कि आम दर्शक, खासकर मजदूर वर्ग, वो फिल्म से जुड़ी नहीं पा रहा। मतलब संदेश शायद उन तक पहुंच ही नहीं रहा जिनके लिए वो बनाया गया था। दुनिया में भी देखी थी। अब आते हैं टीवी डिबेट पर। अध्याय 6, वोक इंडिया बनाम भारत। टाइटल ही काफी टकराव वाला है। बिल्कुल। ये डिबेट दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने खड़ा कर देती है। नेहा गुप्ता आंकड़ों की बात करती हैं, सिस्टमिक अन्याय की बात करती हैं। तो विवेक शर्मा सांस्कृतिक गौरव, इतिहास और बाहरी एजेंडे के खतरों की बात करते हैं। स्रोत दिखाता है कि कैसे दोनों पक्ष अपने अपने डेटा वॉर्स लड़ रहे हैं। अच्छा, डेटा वॉर्स। हाँ, कैसे निजी अनुभव और किस्से कहानियां तर्कों पर हावी हो जाते हैं, और ये मंच अक्सर ध्रुवीकरण मतलब पोलराइजेशन को और बढ़ाते हैं। लेकिन स्रोत यहाँ एक अप्रत्याशित मोड़ भी लाता है ना? जी हाँ। दर्शक दीर्घा से एक आम आदमी, रोहित दास, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका सवाल। हाँ, वो सवाल बहुत अहम है। जब बहस पूरी तरह दो खेमों में बंट चुकी होती है, रोहित पूछता है,
हम एक ही समय में आधुनिक और भारतीय दोनों क्यों नहीं हो सकते? वाह, ये सवाल तो पूरी बहस की बुनियाद पर ही सवाल उठा देता है, वो जो बाइनरी सोच है। बिल्कुल, द्विआधारी सोच पर। और कमाल ये कि रोहित का ये सीधा साधा सवाल वायरल हो जाता है। वो अचानक कॉमन सेंस की आवाज बन जाता है। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि आम लोग शायद इन विचारधाराओं के झगड़ों से थक गए हैं और वो कोई मिला-जुला व्यावहारिक समाधान चाहते हैं? ऐसा लगता तो है। स्रोत ये इशारा करता है कि शायद असली भारत इन दो एक्सट्रीम पोल्स के बीच कहीं बसता है, जहां लोग अपनी पहचान और आधुनिकता के बीच रोज संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित का किरदार शायद इसी आम आदमी की तलाश को आवाज देता है। तो कुल मिलाकर शैलेंद्र कुमार की किताब के ये अंश, ये हमें भारत के अलग-अलग मंचों पर जो वैचारिक खींचतान चल रही है, उसकी एक व्यंग्यात्मक लेकिन काफी गहरी तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, और इन सभी कहानियों से कुछ सामान्य सूत्र, कुछ कॉमन थीम्स उभरते दिखते हैं। पहला तो इरादों और नतीजों के बीच का वो बड़ा फासला। नेक इरादे हमेशा नेक नतीजे दें, ये जरूरी नहीं। सही। दूसरा, बाहर से लाई गई विचारधाराएं, मतलब इम्पोर्टेड आइडियोलॉजीज, और भारत का अपना जटिल सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना, इनके बीच का लगातार तनाव। तीसरा, जिसे हमने वो कैपिटलिज्म या चेतना का व्यवसायीकरण कहा, सामाजिक बदलाव को एक बिकाऊ चीज बना देने का चलन और उसकी अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल। और चौथा, हर चीज को सिर्फ सही या गलत, हमारे साथ या हमारे खिलाफ के एक खांचे में देखने की प्रवृत्ति। मतलब वो जो बाइनरी थिंकिंग है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। हाँ, वो या तो ये या वो वाली सोच। जी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बार बार दिखाता है, वो है जमीनी हकीकत और अनुभवों का महत्व। असली बदलाव शायद बड़े बड़े सिद्धांतों या कॉन्फ्रेंस हॉल से नहीं आता। वो धीरे धीरे जमीनी स्तर पर होने वाले छोटे छोटे समझौतों और तालमेल से आता है। ऑर्गेनिक चेंज जिसे कहते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक चेंज। जी। स्रोत ये दिखाता है कि प्रगति कोई सीधी रेखा में नहीं चलती। वो अक्सर टेढ़ी मेढ़ी होती है, अव्यवस्थित होती है, विरोधाभासों से भरी होती है। शो ने हमें समकालीन भारत के इस वैचारिक मंथन को समझने का एक बिल्कुल अलग, एक अनूठा नजरिया दिया है। यह दिखाता है कि कैसे अलग-अलग लोग अलग अलग इरादों से, अलग अलग समझ के साथ इस पूरी उथल-पुथल का हिस्सा हैं। और अंत में स्रोत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या असली चुनौती किसी एक पक्ष को चुन लेने में है, किसी एक साइड को पकड़ लेने में, या फिर एक ऐसी गहरी समझ विकसित करने में है जो एक साथ कई सच्चाइयों को, कई जटिलताओं को स्वीकार कर सके? ये सोचने वाली बात है। शायद सबसे सार्थक रास्ता भव्य वैचारिक जीतों में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों द्वारा परंपरा और बदलाव के बीच संतुलन साधने की जो शांत कोशिशें हैं, उनमें छिपा है। इस पे सोचना जरूरी है।